जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सलाम को जवाब भी देना चाहिए यार, आगे हो गई है यार। चले बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूशी पढ़ें, फिर हम आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। यार बोर्ड अच्छा सा नज़र आना चाहिए। नहीं ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, और ज़्यादा अच्छा आना। नहीं बस मैंने उधर ही खेलना है, मैंने उधर ही खेलना है। ज़्यादा बहुत अच्छा सा फोकस होकर नज़र आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों आपको वसीम अकरम का सलाम पहुँचे। उसकी आवाज़ में भी किया जा सकता है। चलें, अल्लाह ताला हम तारिक अज़ीज़ साहब को भी क्या करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उन्होंने हमारी कौम को सिखाने के लिए बहुत उनकी खिदमात है माशाल्लाह से, और बहाने बहाने से वो सिखा जाते थे कि ये क्वेश्चन है, इसका जवाब दो और इनाम भी ले जाओ। और मींस लोगों में क्या था, एक जज्बा ही पैदा करते थे ना कि यार आप लोग क्या करो, सीखो। मतलब बैकग्राउंड में क्या था, सीखने का ही मतलब था, जनरल नॉलेज सीखो। चलें जी, हम लोगों ने टेस्ट देखा। दिस टेस्ट वाज अ वेरी टफ टेस्ट। जिसने दिल से काम किया है इसमें, और क्या लें, कितने मार्क्स का था, कोई 30 MCQ से, ठीक है, अबाउट 62 मार्क्स थे, जिसके कोई 20 के नज़दीक भी आ रहे हैं। परेशान ना हो, परेशान ना हो। वी आर इन लर्निंग फेज। क्या है हम? लर्निंग फेज। यही टेस्ट अगर थोड़ा सा चेंज कर कर दे दिया जाए और 4 दिन बाद ना हो तो फिर मुश्किल काम है, फिर गड़बड़ है। अभी कोई मसला नहीं था, अभी तो क्या है, हम लर्निंग फेज में, और इतने अच्छे आंसर्स देखने को मिले हैं माशाल्लाह से। दिल गार्डन गार्डन है, दिल क्या है, गार्डन गार्डन है। जिसने कोई 40% तक भी ले लिया ना, 40%, इट मीन्स वो इंशाल्लाह पेपर में पास है, अगर वो इसी तरीके से चलता रहे आराम से। जिसने कोई 15 मार्क्स लिए हैं, 17 लिए हैं, थोड़ी सी हल्की सी मजीद मेहनत करेगा, वो इससे बहुत अच्छे से अचीव करेगा अगले टेस्ट में। भले मैं मुश्किल ही बनाऊं, जो आसान से MCQs है ना, वो अगर बुक के अंदर मौजूद है ना, तो वो बहुत ही आसान से हैं। दरमियान में मैं हो सकता है हल्का सा ट्विस्ट दूँ, एकदम से बड़े मुश्किल आते आते एकदम से गिराऊँ, आपको परेशान होंगे। जैसे आई कैप में बंदा परेशान होता है कि आई कैप ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। तो मुश्किल इतनी पड़ी कि मुश्किल आगे आसान हो जाए। असल चीज़ ये है, असल चीज़ क्या है, ये है। अभी किसी भी टेस्ट से अगर मैं मुश्किल दे दूं, घबराना नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, अच्छा सा मकूला हमें मिला हुआ है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। कॉन्फिडेंस इज द की टू पास। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए आपके अंदर। जितना पढ़ लिया है, अगर उसमें से अगर कोई मसला मसाइल हैं, नहीं आ रहे पासिंग मार्क्स, तो फिर गड़बड़ है। समझ लग गई है ना? चलें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डेबिट ऑलवेज मीन्स, मतलब क्या है इसका, लिखा हुआ क्या है। डेबिट का हमेशा मतलब क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में से जो 100% ठीक होगी ना, वो ऑप्शन। वो 2 ऑप्शन नहीं लिखी हुई यहाँ पे मैंने एक MCQ देखा, किसी ने 1 और 2 को लगाया हुआ टिक, तो यहां पर नहीं लिखा हुआ विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। मीन्स एक ही ऑप्शन ठीक होगी। सर आपने पहले एक दफा बोला था कि ये मैंने लंबा इसलिए दिया हुआ है कि आप लोग जहाँ पे 2 ऑप्शन बनते हैं वहाँ पे 2 करें, इसलिए लंबा से क्या मुराद है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। क्या हमेशा डेबिट लेफ्ट साइड होती है? बोले जी, खब्बा डेबिट
ਉਹ ਕੋਈ ਲਤੀਫਾ ਖੱਬਾ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਸੱਜਾ तो खब्बा तो है तो सही हो रहे हैं, इसका मतलब बाकी सारे गलत होंगे। राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, ये तो फोर्थ हो गई ना, ये तो अगर लिखा था क्रेडिट ऑलवेज मीन्स, फिर ठीक हो जानी थी ये वाली ऑप्शन। मैंने सिर्फ इस डेबिट को क्या करना था, क्रेडिट करना था, एक और एमसीक्यू बन जाना था। इंक्रीज, खाली इंक्रीज तो नहीं है, कभी लायबिलिटी अगर लायबिलिटी डाउन हो तो भी तो डेबिट ही होती है ना। अब बोलो तो ये खाली इंक्रीज, और इंक्रीज इन व्हाट, इंक्रीज इन एसेट। क्या डेबिट ऑलवेज मीन इंक्रीज इन एसेट है? ऑलवेज। क्या डेबिट एक्सपेंस का इंक्रीज होना भी डेबिट है? अब बोलो ऑलवेज का बस क्या कह रहा है, हमेशा इसमें से कौन सी चीज है? क्या हमेशा इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है या कोई और चीजें भी होती हैं? अब बोल रहे हैं जी और भी होती हैं। एक्सपेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी कम हो जाए तो डेबिट होती है, ड्राइंग्स बढ़ जाए तो डेबिट होती है, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड सेल्स डेबिट हो जाती है। तो देयर आर बंडल ऑफ थिंग्स। तो लिहाजा ऑलवेज मींस, डेबिट ऑलवेज मींस इंक्रीज इन एसेट नहीं है, डेबिट ऑलवेज मींस लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, ये ऑप्शन बनती है। डन? तो लॉजिक समझ लग गई आप लोगों को? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज लायबिलिटी, नीचे दी गई चीजों में से लायबिलिटी कौन सी चीज इंक्रीज करेगी? अब मैंने आपको कहा था यार एंट्री के जरिए चलोगे तो ज्यादा सुकून में रहेगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी मींस लायबिलिटी होगी क्रेडिट। नाउ यू हैव टू फाइंड द डेबिट, यू हैव टू फाइंड द डेबिट, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मींस इनमें से कोई हो सकता है दो ठीक हो रहे हो, लेकिन अप्रोप्रिएट ज्यादा बेहतर कौन सा है वो वाला फाइंड करना। क्रेडिट बुक हो गया, यू हैव टू फाइंड द डेबिट। क्या इंक्रीज इन इनकम डेबिट होती है? ये तो क्रेडिट होती है। इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, यस, एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। इंक्रीज इन कैपिटल, ये भी क्रेडिट होता है, ये तो ये वाली ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन क्या हो गई? आउट। इंक्रीज इन सेल्स, ये भी क्या है? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट है, ये ऑप्शन कौन सी होगी? बी। समझ लग गई जी? बात समझ लग गई कैसे करना है? इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है? एंट्री बोलो। कैपिटल क्या हुआ? तो आपको क्या ढूंढना था? लायबिलिटी अगर क्रेडिट हो गया तो फिर जगह किसकी है? सिर्फ डेबिट की है। जगह किसको भरना है आपने? डेबिट को भरना है। इंक्रीज इन कैपिटल तो क्रेडिट होता है, ठीक है जी, गॉट द पॉइंट। तो जहां पर आपको कोई कॉन्सेप्ट में मसला है वहां पे क्या कर लिखो, अपने पास लिख लो कि करना कैसे है। आपके आधे से ज्यादा एमसीक्यूज डेबिट एंड क्रेडिट में खत्म होते हैं। क्या होते हैं? आधे से ज्यादा। वही जान के ऊपर काम किया हुआ, तो इसका मतलब है क्या है? बहुत सारे काम सॉल्व हैं। अकाउंटिंग की जान क्या है पता है आपको? नहीं पता? जर्नल एंट्री है। अभी आपका पिछले लेक्चर आपने लेने हैं। तो अकाउंटिंग की जान है क्या? जर्नल एंट्री। और जान है तो हाँ, जाने जहान भी जान है, तो जाने जहान है बनना है, ऐसे ही है ना। जाने जान क्या था? हाँ, टी अकाउंट, लेजर अकाउंट। समझ लग गई जी? इफ इनकम इंक्रीजेस हाउ विल इट पॉसिबली अफेक्ट कैपिटल एंड एसेट? सबसे पहले बताओ, इनकम बढ़ी तो ये अल्टीमेटली इनकम जानी कहां पर है? गुड, क्रेडिट। क्रेडिट। इनकम इंक्रीज हुई, इसने इनकम ने कहां पे जाना है? सौकी में। सौकी से प्रॉफिट बन के कहां पे जाना है? कैपिटल में। मैंने कोई 7-8 हेड लिखे थे कि जो किसको इंपैक्ट करेंगे? कैपिटल को अल्टीमेटली इंपैक्ट करेंगे। कौन कौन से थे? आपका सेल्स था, सेल्स रिटर्न था, आपका डिस्काउंट अलाउड था, आपका
परचेजेस था, आपका परचेज रिटर्न था, आपका डिस्काउंट रसीव्ड था, आपके एक्सपेंसेस थे, आपके और क्या थे, अदर इनकम थी, और क्या था, एक था ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स में, एक था क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स की नेचर क्रेडिट, सेल्स रिटर्न की नेचर डिस्काउंट लाउड की नेचर, परचेजेस की नेचर परचेज रिटर्न की नेचर, डिस्काउंट रिसीव्ड की नेचर, एक्सपेंस, वो आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, अदर इनकम, ओपनिंग स्टॉक, वेल डन, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में क्रेडिट, वेल डन। और इसमें मेजॉरिटी क्या होती है, बढ़ती है, मेजॉरिटी क्या होती है, बढ़ती है, ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ती हैं। एक्सेप्शन किस में मौजूद थी, परचेजेस में, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। एक ऑप्शन थी कि डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं लिखा जा रहा, उसमें परचेजेस को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एक ऑप्शन थी डिस्काउंट लाउड नहीं लिखा जा रहा, सेल्स को क्या कर दो, डेबिट कर दो। ये एक्सेप्शन थी, यही एक्सेप्शन ही पढ़ाई थी ना, कोई बाकी तो नहीं थी। बाकी सारी चीज़ों ने क्या होना है, अप ही होना है, आपके लेवल पर क्या होना है, अप ही होना है। और ठीक है, और जब ये क्रेडिट होगी तो फिर प्रॉफिट क्या करेगा, बढ़ेगा। क्या होगा, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट, सेल्स रिटर्न बढ़ेगी तो प्रॉफिट डाउन होगा, क्योंकि डेबिट हो रहा है। प्रॉफिट की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। अब बोलो, कैपिटल की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है, कैपिटल। हमने ऐसे लिखा था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए क्या लिखा था, इक्विटी के अंदर आपने लिखा था ओपनिंग कैपिटल, इसमें क्या किया था, ऐड प्रॉफिट किया था, इसमें से लेस क्या की थी, ड्राइंग्स। तो आपके पास क्या आ गया था, क्लोजिंग कैपिटल। ऐसे ही है। तो प्रॉफिट के अंदर तो ये सारे हेड्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, प्रॉफिट में ये सारे हेड्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से क्या बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा। जितने भी क्रेडिट हैं वो प्रॉफिट को क्या करते हैं, बोलो बोलो बोलो, जितने भी क्रेडिट हैं प्रॉफिट को क्या करते हैं, और जितने भी डेबिट हैं प्रॉफिट को क्या करते हैं, सारे के सारे नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। एसेट और लायबिलिटीज को छोड़ दें, एसेट और लायबिलिटी को छोड़ दें। इनकम और एक्सपेंसेस में से जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी क्रेडिट हैं, वो प्रॉफिट को क्या करते हैं, और जितने भी डेबिट हैं प्रॉफिट को क्या करते हैं, कम करते हैं। और प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल भी क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल भी क्या होगा, कम होगा। तो तमाम डेबिट कैपिटल को क्या करेंगे, कम। तमाम क्रेडिट प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये वाले प्रॉफिट एंड लॉस के सौकी के हेड्स की बात हो रही है। क्या हो रही है, सौकी के अकाउंटिंग हेड की बात हो रही है। ये अल्टीमेटली कहां पे पहुंचते हैं, प्रॉफिट कहां पे पहुंचता है, कैपिटल। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सारे हेड जो क्रेडिट हो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज, प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं क्रेडिट वाले, और उसकी वजह से कैपिटल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और याद रहेगा, और बोलो याद रहेगा। और जितने भी डेबिट हैं, डेबिट जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या करेगा, कम कर रहे हैं। डेबिट क्या करेगा, प्रॉफिट को कम करेगा, और उसकी वजह से कैपिटल भी क्या होगा, कम करेगा, कम होगा। गॉट द पॉइंट। बोलो ना, बोलोगे तो आएगा ना। अम्मी को तो नहीं सुनाना, कम से कम मुझे ही सुना लो। अम्मी को तो हमने पक्का सोचा हुआ नहीं सुनाना, क्योंकि हमने छित्तर नहीं खाने, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर खा लोगे तो क्या है, अम्मी के छित्तर बड़े मजेदार होते हैं, टेस्टी। इफ इनकम इंक्रीज
हाउ विल इट पॉसिबिलिटी अफेक्ट कैपिटल। अब बताओ, इनकम बढ़ेगी तो कैपिटल क्या होगा? क्या होगा? कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। और अब कैपिटल बढ़ेगा तो मींस वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो फिर एसेट क्या करना पड़ेगा? एसेट क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। मींस एसेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। मिसाल पहली, एसेट बढ़ गया, सेल्स की वजह से इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ने की वजह से कैपिटल बढ़ गया। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, एसेट बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गई, इनकम बढ़ने से कैपिटल भी बढ़ गया। डेबिट एंड क्रेडिट में हमें खेलना है। किस में खेलना है? क्योंकि जब तक आप डेबिट एंड क्रेडिट में नहीं आते ना, तब तक वो वाला सीन नहीं आता बराबर वाला। खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप गलत ऑप्शन की तरफ चले जाओगे जब तक डेबिट एंड क्रेडिट में नहीं खेलते। समझ लगी है? जब तक आप डेबिट एंड क्रेडिट में खेलना नहीं सीखते, आप गलत ऑप्शन की तरफ आराम से जा सकते हैं। सिर्फ इनकम बढ़ने से क्या होता है? प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है। अब यहां तक तो पहुंच गए, सोच लिया इनकम बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल बढ़ता है। अब दूसरा इंपैक्ट नहीं समझ लगनी है जब तक डेबिट एंड क्रेडिट में नहीं सोचोगे कि कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होता है, इनकम बढ़ने से क्रेडिट की जगह फिल इन हो गई। अब डेबिट की जगह फिल इन करनी है। क्या करनी है? डेबिट की जगह फिल इन करनी है। तो डेबिट एसेट में, एसेट का क्या है? तो एसेट में डेबिट ही होना है। एसेट डेबिट होगा तो क्या होगा? एसेट बढ़ेगा। तो ऑप्शन कौन सी होगी? कैपिटल डिक्रीज वाली तो नहीं, फौत हो गई यहीं पे ही। दूसरी चीज को तो जाके देखना भी नहीं ना। कैपिटल इंक्रीज, यस, इसको देखा जा सकता है। कैपिटल इंक्रीज, इसको भी देखा जा सकता है। नन को तो बाद में देखेंगे ना। कैपिटल इंक्रीज, एसेट इंक्रीज, एसेट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां पर एसेट डिक्रीज की है। अगर आप डेबिट एंड क्रेडिट में नहीं सोचोगे ना, तुक्का यहां पे भी लग सकता है। कहां पे भी लग सकता है? यहां भी लग सकता है। वी हैव टू थिंक इन दैट डेबिट एंड क्रेडिट। खब्बा डेबिट, सज्जा क्रेडिट हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। हो ही नहीं सकता ना ये चीज। ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, पॉसिबल नहीं है। और ठीक है, कॉन्सेप्चुअली पता चल गई चीजें। अब तो नहीं गलत होगी अगर मैं ऐसी चीज दूंगा तो? गलत होनी नहीं चाहिए आइंदा से। किस में सोचना है? डेबिट एंड क्रेडिट में सोचोगे कैसे? वो पहली वाली एंट्रीज, इतनी ढेर सारी एंट्रीज, वो सारी आनी चाहिए। जो जितनी भी एंट्रीज आज सीखी, कल सीखी, परसों सीखी, वो सारी एंट्रीज आनी चाहिए। उनकी समरी बनाओ। जो सा चैप्टर बन जाता है ना, खत्म हो जाता है, उसकी अपनी समरी बनाओ कि यार इस चैप्टर में ये वाली एंट्रीज आती हैं। 5-7 एंट्रीज नहीं आया करेंगी हर चैप्टर शुरू होगा तो। क्या आएंगी? 5-7 नई एंट्रीज याद करना कोई मुश्किल काम है हर नए चैप्टर में? और बोले हैं कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। वो इतनी ढेर सारी कर ली हैं लॉजिक के तहत, तो अब 5-7 हर चैप्टर में अगर ऐड अप हो जाती हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। खब्बे आपकी खेले आपकी। चलें जी, 4 नंबर। अब आप खुद किया करेंगे इंशाल्लाह। इफ एक्सपेंस इज डिक्रीज, एक्सपेंस डिक्रीज हो तो एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस डिक्रीज हो तो क्या होगा? क्रेडिट। हाउ विल इट पॉसिबली अफेक्ट कैपिटल, एसेट एंड लायबिलिटी। अब 3 चीजों के ऊपर इंपैक्ट सोचना है। अब बताएं, डिक्रीज हुई क्या चीज? एक्सपेंस। एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। इस क्रेडिट की वजह से कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। क्या हुआ? मैंने डेबिट एंड क्रेडिट की सूरत में बताया। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट ने क्या होना है? बढ़ना है। प्रॉफिट ने बढ़ना है तो कैपिटल ने बढ़ना है। समझ लगी है? डेबिट एंड क्रेडिट की सूरत में एक्सपेंस डिक्रीज मींस एक्सपेंस क्रेडिट,
एक्सपेंस क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट इंक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज मीन्स कैपिटल इंक्रीज। और ठीक है, तो एक्सपेंस डिक्रीज, क्रेडिट हुआ, क्रेडिट से क्या बना, कैपिटल इंक्रीज। अब सबसे पहले तो कैपिटल इंक्रीज वाली ऑप्शंस ढूंढ लो, कौन कौन सी है। इसमें भी इंक्रीज है, इसमें भी इंक्रीज है, इसमें भी इंक्रीज है। ठीक है जी। अब पॉसिबिलिटी अगली देखते हैं, क्या कैपिटल इंक्रीज हो गया तो अब दूसरी ऑप्शन डेबिट बचती है। क्या बनती है, डेबिट बनती है। क्या एसेट डिक्रीज हो तो ये क्या आता है, क्रेडिट है। ये क्या है, और लायबिलिटी इंक्रीज है तो ये भी क्रेडिट है। हमें तो क्या ऑप्शन ढूंढनी है, डेबिट ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, डेबिट। ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, तो ये तो सारी चीजें क्रेडिट जा रही हैं। मजा नहीं आया, सारी चीजें क्या हुई हैं, क्रेडिट हुई हैं, मजा नहीं आया। अच्छा, कैपिटल, ये तो पहले से खत्म हो गई, ये तो ऑप्शन पहले से ही खत्म हो गई। कैपिटल इंक्रीज, एसेट डिक्रीज हो तो ये क्रेडिट होता है जी, एसेट डिक्रीज हो तो ये क्या होता है, क्रेडिट होता है। लायबिलिटी इंक्रीज हो तो ये भी तीनों चीजें क्रेडिट हो गई हैं, और बोलो ये भी सारी चीजें क्रेडिट हो गई ना। सर ए और सी सेम है, ए और सी सेम है, कैसे, ऐसे एसेट डिक्रीज, ऐसे एसेट इंक्रीज है। ए और सी, ए और सी सेम है, कैपिटल इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। तो फिर ठीक है यार, दो बारी लिखा गया तो ऑप्शन आउट हो गई। इधर भाई ऑप्शन चेंज है भाई, इधर डी का डिक्रीज, डी बढ़ा है। तो ए पहले फारिग हो गई थी, सी भी फारिग हो गई। अब चेक करें, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट आ गया, एसेट इंक्रीज डेबिट हो गया, एक डेबिट आ गया, डेबिट एंड क्रेडिट। और लायबिलिटी डिक्रीज भी क्या आ रहा है, डेबिट। लायबिलिटी डिक्रीज भी क्या है, डेबिट। क्या पॉसिबल है कि लायबिलिटी भी कम हो रही हो, एसेट बढ़ रहा हो और कैपिटल बढ़ रहा हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, एक एंट्री क्या ऐसे बन सकती है, लायबिलिटी क्या हो रही हो, डेबिट हो रही हो, एसेट भी क्या हो रहा हो, डेबिट हो रहा हो, और एक्सपेंस क्या हो रहा हो, क्रेडिट हो रहा हो। ये वाली एंट्री लिखी हुई है, क्या पॉसिबल है, बोलें जी। पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, तो विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आप डेबिट एंड क्रेडिट में खेल के ढूंढ सकते हैं। सारी चीजें क्रेडिट नहीं हो सकती, दो क्रेडिट एक डेबिट जरूर हो सकता है, दो डेबिट एक क्रेडिट जरूर हो सकता है। ये तो हमने पढ़े हैं ना, ऐसी एंट्रीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, पढ़ी है ना। तो डेबिट एंड क्रेडिट दो कम से कम चीजें आनी चाहिए। बाकी दोनों ऑप्शन में तीनों क्या चीजें आ रही हैं, क्रेडिट 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 आ रहा है। अल्टीमेटली वंस अगेन कहां पर जाके आप सही ऑप्शन टिक करते हैं, जब आप डेबिट एंड क्रेडिट में खेलते हैं। क्यों भाई अली शेर, समझ लग रही है ना। क्यों भाई ये माद भी है ना एक बच्चा, अच्छा आपको पहले भी आ गए। 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट दैट फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IAS 16 का नहीं पता तो एसेट का पता है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नाम तो बताया हुआ है ना। बस IAS 16 नहीं पता तो फिर की हो गया। IAS 16 वो वाला एसेट है जो हम आगे पढ़ लेंगे, वो चैप्टर है, और ये चैप्टर है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड का नाम है क्या जी, स्टैंडर्ड का नंबर है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16। टेंजिबल एसेट, एसेट हेल्ड फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस।
एसेट एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड। अब इसके अंदर आपको डेफिनेशंस का सहारा लेना पड़ना है। क्या करना पड़ना है? थोड़ा बहुत डेफिनेशन का सहारा लेना पड़ना है। टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? जो आपको नजर आए, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं। अब टच तो आप कैश को भी कर सकते हो, शायद कैश के नोटों को कर सकते हो ना, तो वो भी दिखाई देता है, उसे भी आप छू सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशंस में स्कोप में जाना है हमें। ठीक है, तो अब दिमाग आगे। एसेट हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एसेट हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये सॉरी क्वेश्चन था नॉट एन एसेट, तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये भी है। टेंजिबल एसेट्स ऐसे होते हैं, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, इन सबको आप छू सकते हैं। तो टेंजिबल एसेट आते हैं, फाल कैटेगरी में करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आती हैं। नोट था एसेट हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, मैं वही कह रहा था यार ये तो बनती है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो बनता है ये। प्रोडक्शन या सप्लाई, प्लांट एंड मशीनरी से आप क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, गाड़ियों से आप सप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो ये भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। एसेट एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड, तो ये तो हमने पढ़ा ही था। नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट क्या होंगे? जो 1 साल से ज्यादा अरसा आपको बेनिफिट देते रहेंगे, तो ये भी पूरा उतरते हैं। हेल्ड फॉर सेल, बेचने के लिए अगर कोई रखा है, तो जो बेचने के लिए एसेट होता है ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा एसेट जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं, या परचेजेस बोल लेते हैं पीरियोडिक सिस्टम के तहत। जी, जो आप एसेट दोबारा बेचने के लिए खरीदते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, कार डीलर खरीदता है, उसके लिए क्या है? उसके लिए वो वाला एसेट तो है, लेकिन हेल्ड फॉर सेल है, बेचने के लिए है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। मैंने परचेज का लफ्ज़ भी बोला ना, मैंने कहा इसको परचेजेस बोलते हैं पीरियोडिक सिस्टम के तहत, और परपेचुअल सिस्टम एक दूसरा नाम है, उसके तहत क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। अभी तक हमने परचेजेस पढ़ा, तो ये परचेजेस हुई ना, फिर क्या हुई? परचेजेस हुई। तो परचेजेस इस कैटेगरी में नहीं आती। अच्छा जी, 6 नंबर। हाँ, अब स्पीड में करवाएंगे। अब जो चीज़ मेजरली समझानी थी, अब बहुत सारी चीज़ें उसी के ऊपर जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस के मुताबिक कौन कौन सी चीज़ क्या है? करेक्ट है। एवरी क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट इनकम, एवरी क्रेडिट बैलेंस, यार लाइबिलिटी भी तो क्रेडिट होती है, कैपिटल भी तो क्रेडिट होता है, लिहाजा ये ऑप्शन 4। रिटर्न इनवर्ड हैज क्रेडिट बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न तो डेबिट नेचर क्या होता है? क्या होता है? डेबिट नेचर होती है, तो लिहाजा ये भी खत्म। ओपनिंग स्टॉक इज शोन इन पीरियोडिक सिस्टम इन अ ट्रायल बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक, हाँ ये शो होगा, ये शो होगा। मतलब ये मैं क्या बुक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अ बुक ऑफ प्राइमरी। प्राइमरी एंट्रीज ये चैप्टर 2 है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब मजीद इसकी समझ लगेगी। वैसे जर्नल एंट्री अभी तक को जो प्राइमरी बुक जो पढ़ाई है ना, प्राइम एंट्री पढ़ाई है, वो जर्नल एंट्री पढ़ाई है अभी तक जो पढ़ाई है। ठीक है, आगे जाके इसकी मजीद एलेबोरेशन आएगी। तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। अभी तक क्या पढ़ाया? जर्नल एंट्री, उस पर भी पूरी साधक नहीं आती है। डन हो गया। तो ट्रायल बैलेंस के तहत कौन सी चीज है? सी ऑप्शन इज करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस? तो मैंने क्या लिखा हुआ? सी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। सर आपने स्पेसिफिकली बताया था कि ये ओपनिंग स्टॉक जो होता है हम इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, आपने दोनों स्टॉक्स तो बोला था। क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखते। एक क्वेश्चन मज़ीद करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह, मज़ीद आगे जाके आएंगे, ये भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अगर एक चीज़ पहले से लिखी गई है, बाज़ औक़ात हमने क्वेश्चंस का एक बंच बनाया होता है, वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाता है, समटाइम्स ऑप्शन रह जाती है, चेंज नहीं होती है आपके लेवल पर आके, तो फिर उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ एडवांस में, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। मज़ीद ट्रायल बैलेंस के अंदर अभी के लिए बेशक रट्टा लगा लो, ट्रायल बैलेंस में आपको कौन सा स्टॉक नज़र आएगा? ओपनिंग स्टॉक। कौन से सिस्टम में? पीरियोडिक सिस्टम। कौन से सिस्टम में? पीरियोडिक सिस्टम में आपको ट्रायल बैलेंस में क्या चीज़ नज़र आएगी? ओपनिंग स्टॉक नज़र आएगी। हाँ जी, एक एंटिटी है जिसने रिसीव किया इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। द बिल विल बी पेड ऑन 10 जुलाई 2020। द एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 जून। उसका साल खत्म होता है 30 जून पर। हाउ वुड द पेमेंट बी रिकॉर्डेड? इधर आए जी, एक अदद एंट्री खोलिएगा वो लंबे वाले क्वेश्चन की, जिसमें मैंने कहा था कि जी जनाब इस महीने का शॉप यूज कर लिया लेकिन रेंट पे नहीं किया, लेकिन रेंट पे नहीं किया, तब एंट्री क्या पास की थी? आपने एंट्री पास की थी कि शॉप यूज कर ली, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट, या इलेक्ट्रिसिटी होगा या कुछ और होगा। वो लंबे वाले क्वेश्चन में ये वाली करवाई थी मैंने, अक्टूबर में और नवंबर में थी वो वाली एंट्री, जहां तक मुझे याद पड़ता है। और जब आपने इसकी पेमेंट की थी तो जो सी लायबिलिटी होती है वो क्या कर दी जाती है? पे कर दी जाती है। तो फिर एंट्री क्या बनी थी? रेंट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट ऑन पेमेंट। उधार किया एक्सपेंस, फिर उधार की क्या कर दी? पेमेंट कर दी। लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, लायबिलिटी क्या कर दी? खत्म कर दी। ये है ऑन पेमेंट एंट्री। ये आपने शॉप यूज कर ली तो एक्सपेंस बुक करना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपकी अगर 2 सालों में एंट्री आ रही है तो ये वाली एंट्री करंट ईयर में हो गई, ये वाली एंट्री किस में होगी? नेक्स्ट ईयर में होगी, लेकिन पेमेंट के वक्त एंट्री ये होगी। अब आए जी, डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एंड क्रेडिट यूटिलिटी पेएबल। तो ये वाली एंट्री जो होनी है ये कब होनी है? ये जून 2020 में होनी है, पेमेंट के वक्त नहीं होनी, ये एक्सपेंस बुक होगा। पहली एंट्री डेबिट यूटिलिटी पेएबल एंड क्रेडिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये वाली एंट्री समझाऊंगा आपको एक्रूअल के चैप्टर के अंदर। क्या करूंगा? ये वाली एंट्री कब समझाऊंगा? एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स के चैप्टर में। डेबिट यूटिलिटी पेएबल एंड क्रेडिट कैश, ये मैं आपको लंबे वाले क्वेश्चन में सिखा चुका हुआ था कि पेमेंट के वक्त एंट्री, जब पेमेंट है तो कैश क्रेडिट होना चाहिए या बैंक क्रेडिट होना चाहिए। सादी सी बात ये सोचो, क्या सोचो? जब सारी ऑप्शंस ना भी आ रही हो तो कोई एक ऑप्शन पे स्टिक करते हैं। आपको सिखाया कि एक साइड पक्की करो जिसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो। वो क्या था? पेमेंट के वक्त क्या होना है? कैश क्रेडिट होना या बैंक क्रेडिट होना है। तो कैश क्रेडिट यहां पे आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है। अब यानी कि इन 2 ऑप्शन में से यू हैव टू चूज। ये 2 ऑप्शन तो फारिग हो जाती हैं। पेमेंट, हाउ वुड पेमेंट बी रिकॉर्डेड? तो एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये बनती है, जिनमें से आपको चूज करना है। कैश तो क्रेडिट होना है, डेबिट क्या होना चाहिए? या पेएबल होना चाहिए या एक्सपेंस। अगर करंट ईयर का अभी पे कर देते हैं फौरी तौर पर तो एक्सपेंस, अगर पिछले साल का था तो लायबिलिटी आपकी सही वाली एंट्री है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पेएबल इसलिए क्योंकि पिछले साल का था। पिछले साल का, पिछले साल पेएबल बुक किया, इस साल में पे कर दिया। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है। क्या है? पास पेपर का क्वेश्चन है, 2020 में आया था पेपर में।
और कोई वैध नहीं है कि अभी भी आपके ऑप्शंस के अंदर आ रहा हो। 2020 में इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग का फुल फ्लैज पेपर आया करता था, उसमें कोई 5-7 MCQs आया करते थे, अब तो मुझे हैं। ठीक है जी। हाय यार, ये वाली तो तुम आप खुद कर लोगे। यस सर। ये तो मैंने लॉजिक से सिखा दी है, अब मैं बार बार इसकी लॉजिक नहीं डिस्कस करने लगा। डेबिट एंड क्रेडिट पूरा करना, फिर भी ना समझ लगे मैं हाजिर। ठीक है जी। क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन पड़ी हुई हैं? जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं। और मैंने बताया था जिसकी एंट्री बन रही होगी वो क्या होगी? बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी। जिसकी एंट्री बन रही होगी, जिसमें भी अमाउंट इन्वॉल्व हो रही है, वो ट्रांजैक्शन है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का पे किया, एंट्री हो रही है ना, पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन हुई। ऑनर रिसीव इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द ऑनर्स रेजिडेंस, ऑनर ने बिल रिसीव किया, ऑनर जाने उनका घर जाने। ठीक है जी, तो ये हमारे से कोई लिंक नहीं रखता। ऑनर पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑनर्स रेजिडेंस फ्रॉम द पर्सनल कैश, तो ऑनर का बिल था, ऑनर ने पे कर दिया, वो जाने और उसका काम जाने। ये भी दोनों बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं है। बिजनेस रिसीव इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस विच विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट। नहीं बेटा जी, ड्राइंग कैसे? पर्सनल कैश में से पे कर दिया उसने, बिल उसने घर का बिल घर के अपने पैसों से पे कर दिया। मुझे क्या लगे बिजनेस में बैठे हुए, अगर वो बिजनेस से पे करवाता या बिजनेस से कैश ड्रॉ करता अलग बात थी। प्रेमिसेस जगह, जगह ही कहते हैं ना, उसके साथ खाली प्लॉट है तो वो प्रेमिसेस है। ठीक है। इनकम राइज फ्रॉम डिक्रीज इन लायबिलिटी रिजल्टिंग इन, इनकम अराइज फ्रॉम डिक्रीज इन लायबिलिटी रिजल्टिंग इन, ये क्या चीज हो सकती है? मतलब क्या है? इनकम बढ़े तो क्या होता है? बोले जी। अब डेबिट एंड क्रेडिट में सोचते हैं, इनकम बढ़े तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ले जनाब, क्रेडिट लिख दिया मैंने, इनकम क्रेडिट हो गई। डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी डेबिट। ये एंट्री बन गई जी। अब सोचना है कि जी इससे रिजल्टिंग इन क्या मतलब है? डिक्रीज इन इक्विटी अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑनर। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑनर क्या चीज होती है? ऑनर जो पैसा बिजनेस में डाले, उसकी एंट्री कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट होती है। क्या डिक्रीज इन इक्विटी होगा इनकम के क्रेडिट होने से? पहले ये बताओ, बोलो जी। इनकम तो के क्रेडिट होने से तो इंक्रीज इन इक्विटी होगा, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल तो इंक्रीज इन इक्विटी। कैपिटल का इक्विटी का हिस्सा है ना? बोलो, डेबिट एंड क्रेडिट में ही खेलना है। इनकम क्रेडिट, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़े तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़े तो इक्विटी बढ़ेगी। तो यहां पर स्टिक को कि इक्विटी को क्या होना है? बढ़ना है। इक्विटी को क्या होना है? बढ़ना है। क्या इक्विटी बढ़ रही है? क्या इक्विटी बढ़ रही है? इक्विटी बढ़ रही है। यस, इक्विटी बढ़ रही है। इसका मतलब है एक इस ऑप्शन को चेक करना है। डिक्रीज इन इक्विटी, लो जी अगे तो पढ़ो भी ना थे ऐसे ही काम की होता है, खत्म होता है। बाकी सारी क्या है? डिक्रीज है। अच्छा, ये भी इंक्रीज है। अब इन दो को पढ़ना है, सी और डी को। इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑनर, इस एंट्री की वजह से क्या कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑनर भी दरमियान में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर क्या चीज है? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो शामिल इस एंट्री में नहीं होता।
अदर देन आता है, इस लाइन का मतलब अदर देन बन रहा है। ठीक है जी। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट चीज ढूंढनी है। सबसे पहली तो चीज, मैं सारी की सारी चीजें आपको किस तरीके से करवा रहा हूं भाई, जो चीज लिखी है उसकी क्या बना दो, एंट्री बनाओ। क्या बनाओ, तो अपने पास लिखो, लिखो तमाम ऑप्शंस की को क्या कोशिश करनी है, जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश करनी। जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी क्या बनाने की कोशिश करनी है, और लिखो तो सही, लिख लो ना यार। रजिस्टर भी दूजे पासे पे आया मुंडे का, और टेस्ट के उत्ते ही लिख लो। मैंने भी नहीं पता कि लिखना। तमाम एमसीक्यूज में अगर जर्नल एंट्री बन सकती है तो जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश करनी है, और जर्नल एंट्री की बेसिस के ऊपर परखना है। ये लिखो। 30 एमसीक्यूज थे ना, तो 30 में से 25 में एंट्री बन रही होगी तकरीबन, और एंट्री बना के हम कर रहे होंगे। इसमें भी एंट्री बना दी है मैंने। इनकम अराइज मीन्स इनकम क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी डेबिट। इसकी वजह से नीचे देखो क्या क्या मसला है। हाय गला खुश करवाता है बच्चों। कोई लतीफ़ा सुनाओ यार। नहीं यार बस नहीं कर सकते, लतीफ़ा सुनाओ मुझे। यही लतीफ़ा है? वो शायर नहीं आया हमारा? सोने दे यार, बेचारे कम से कम नींद ही पूरी कर लेगा ना यार। छेड़ मलंगा नू खब्बा सज्जा। बस अकाउंटिंग की दुनिया जो है ना, बस हम पैदा होते हैं, डेबिट कर शुरू करते हैं, और फिर डेबिट एंड क्रेडिट में ही खेलते रहते हैं। सूखी हुई ज़ुबान है। कोई पता चले यार, कोई C++ हो जिसमें लिखना पड़े, इतना लंबा 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 कोडिंग लिखनी पड़े, फलानी जगह से शुरू हो, फलाना पे एंड हो, स्टार्ट एंड दरमियान में ठा 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 दिमाग घूम रहा है। ऐसे डेबिट क्रेडिट खत्म हो जाती है कहानी। बस इतनी सी काउंटिंग है। पता नहीं क्यों काउंटिंग में फेल होते हैं बच्चे। दो चीज़ें भी खत्म हो जाती है ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट, कहानी खत्म। अब इस डेबिट एंड क्रेडिट में नई एंट्रीज आती रहती हैं। आप उस एंट्रीज को लर्न करते जाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लर्निंग छोड़ दें तो फिर पेपर फेल होते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर का था। हाँ हाँ, एमसीक्यू हमेशा 2, पावे औखा है पावे सौखा है। उन्होंने ना 18 सही किए हैं, और उसके जो मार्क्स हैं वो भी 18 ही। ओह वेल, इसका मतलब इसके 36 मार्क्स हो गए। तो मेरे इस तरफ 40 मार्क्स। तुम्हारे सीधा से लगता है आधे आधे करके पेपर चेक हुए हैं। क्वेश्चन को जो है ना, मतलब क्वेश्चन को 2 नंबर का काउंट किया है, लेकिन आंसर को 1 नंबर का काउंट अब आपने जाना है मैडम के पास। यार बच्चों को हमें खाम खा नहीं, मैं कह दिया यार 18 मार्क्स लिए हैं तो यार तुझे और मजीद मेहनत की ज़रूरत है। और जिसने इस पेपर के अंदर 18 सही कर लिए हैं 30 में से, इसका मतलब है इंशाल्लाह वो पास है, आराम से पास है, हंस के पास। दिस वाज अ टफ क्वेश्चन पेपर, जिसमें कॉन्सेप्ट्स की क्या थी, कहानी भरी हुई थी। और अगर आपके 30 में से 20 सही हो रहे हैं, इट मीन्स अ वेरी गुड थिंग।
आप तो फिर अल्टीमेटली जब फाइनल में जाएं तो हो सकता है 40 क्वेश्चन है तो 40 में से 40 ठीक करके आ रहे हो इंशाल्लाह। तो परेशान नहीं होने वाली बात है। उस बच्चे के भी कितने थे, ओ बेटा अली तुम्हारे साथ भी यही सीन हुआ होगा? नहीं तुम्हारे भी 40 होंगे, जरा चेक करो। 20 MCQ ठीक हुए होंगे। कितने ठीक हैं? MCQ गिनो यार, परेशान नहीं होना अली, तुम ऐसे परेशान हो रहे हो। क्यों दास फिरते हो सदियों की शामों में? आगे इस तरह तो होता है, इस तरह के काम होंगे। अब लाइन लगेगी मैडम के पास। मैंने मैसेज किया उनको। मैसेज किया? अच्छा आंसर चेंज किया उनको, बेटे से मल्टीप्लाई भी करना होता है। हाँ हाँ ये करवाऊँ? 1 बजे बस, ठीक है डन, 1 बजे बस करते हैं। सर 4 मिनट में सारे कैसे हों? नहीं होंगे तो ना सी। मैंने सॉल्यूशंस के अंदर सारा कुछ लिखा जेन्युइनली हुआ है और डेबिट एंड क्रेडिट की ज़बान में लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेनी। स्टिल जो नहीं होगा वो आपने क्या करना है, बताना है मुझे और हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना? ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है यार, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, वेरी गुड। इफ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड द एसेट इंक्रीज बाय 7 मिलियन, एसेट इंक्रीज 7 से हो तो डेबिट एंड क्रेडिट में क्या होगा? अब बोलो ना। इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। एसेट इंक्रीज हो रहा है 7 से तो डेबिट एंड क्रेडिट में डेबिट क्या होगा या क्रेडिट क्या होगा? अच्छा अब ये देखिएगा डेबिट एंड क्रेडिट की बरकत। एसेट इंक्रीज हुआ तो एसेट क्या हो गया? 7 से डेबिट हो गया। अब आपने बस लिखते चले जाना है। अच्छा जी किधर गया? एंड द ओनर इक्विटी डिक्रीज बाय, ओनर इक्विटी, इक्विटी की नेचर, इक्विटी की नेचर बोले जी, इक्विटी की नेचर क्या पढ़ाई है? अगर डिक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा? डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा जनाब, वो भी डेबिट हो गया, इक्विटी क्या हो गई? डेबिट। अब जगह क्या बच गई है? क्रेडिट की। तो क्रेडिट फिर कितने के साथ होना चाहिए? 10 के साथ। अब देखना ये है क्रेडिट क्या चीज लेकर आ रहा है वो। इंक्रीज इन देन द लायबिलिटी मस्ट हैव इंक्रीज 10 मिलियन। क्या लायबिलिटी क्रेडिट? अब लायबिलिटी क्या होनी चाहिए फिर? इसका मतलब है क्रेडिट होनी चाहिए। क्रेडिट होती है तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। कितने से? 10 से, 10 मिलियन से। इंक्रीज बाय 4 नहीं यार, डिक्रीज बाय 4, डिक्रीज बाय सारी, और लॉजिक समझ लग गई। वंस अगेन क्या चीज है? जान, अकाउंटिंग की जान। समझ लगी है? असल में ये अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल है। किसका सवाल है? अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल है। एसेट लायबिलिटी और इक्विटी में खेला हुआ है, लेकिन हम किससे कर रहे हैं? जान से। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी तो डेबिट एंड क्रेडिट ही है ना। एक साइड पर एसेट है तो दूसरी साइड पर क्या है? लायबिलिटी प्लस इक्विटी है। इसमें भी तो डेबिट और क्रेडिट ही है ना। तो सारी चीजें किस की बेसिस के ऊपर कर लो? आराम से डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री की बेसिस के ऊपर कर लो। अब इससे ही रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है और आप देख के कहेंगे यार, अब ये वाला हाल होता है वो वाले बच्चों का जो क्या करते हैं, असाइनमेंट्स के ऊपर चलते हैं। क्या वैल्यूज सेम है? बोले क्या वैल्यूज सेम है? वैल्यूज तो सेम है। देखा देखा सा क्वेश्चन ही लग रहा है। क्या ऑप्शन भी सेम है? ओ ऑप्शन भी सेम है। ओ यस, लेकिन सही ऑप्शन कोई और है। ये वो हालत होती है रट्टे लगाने वालों की। ऑप्शन याद कर लिया ये वाली, ऑप्शन याद कर ली है कि ये वाली, और पेपर में
आ गई है ये वाली सामने, और आंसर टिक लगा लिया, और यस ये तो असाइनमेंट वाली है, और ठा ये वाली पेपर भी ठा, पेपर भी ठा। इफ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड द एसेट डिक्रीज बाय, उधर increase, उधर क्या था, increase। अब ये तो वही नजर आ रही है ना यार, सात तो वही नजर आ रहा है ना, तीन भी वही नजर आ रहा है, इक्विटी भी वही नजर आ रही है। अब बनाओ एंट्री, एसेट डिक्रीज बाय 7, तो एसेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, और बोलो क्रेडिट होगा, तो एसेट को क्या बनाओ, करो क्रेडिट, कितने से, 7 से, ये क्रेडिट हो गया। ऑनर इक्विटी डिक्रीज बाय, ऑनर इक्विटी की नेचर क्रेडिट, ये डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। 3 मिलियन से इक्विटी को क्या करो, इक्विटी को डेबिट करो। अब आ जाओ क्या करोगे, लायबिलिटी क्या होगी, और लायबिलिटी क्या होगी, यहां पे बैलेंस करेगी ना 4 के साथ, तो लायबिलिटी डेबिट हो तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। लायबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज बाय, ऑप्शन कौन सी आ गई, सी आ गई। समझ लग गई है। ये होता है उन बच्चों के साथ जो क्या लगाते हैं, रट्टा, और फिर कहते हैं फलानी असाइनमेंट्स में से पेपर आया था, और फिर वही वाला बच्चा क्या होता है, फेल होता, पास भी हो जाता है, ये नहीं कि पास नहीं होता, अगर वही वाली ऑप्शन आ गई तो मुझे, अगर ये वाला आ गया क्वेश्चन तो एक दफा फिर मिलेंगे। ये है असाइनमेंट के पीछे चलना, क्या है, एक जुआ है, क्या है, और वो बस करते रहते हैं, करते रहते करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके कोई 4-5 महीने में क्या कर जाते हैं, पेपर पास कर जाते हैं। एक्सपीरियंस हो जाता है ना क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस भी मजीद बढ़ जाती है, प्रैक्टिस मेक्स अप मैन परफेक्ट, कॉन्सेप्ट भी बढ़ जाता है, लेकिन असल कॉन्सेप्ट जान है, जान है तो जहान है यार। बाकी बहुत सारे जो है ना आपके इंक्रीज डिक्रीज जो है, ये सारी की सारी डबल एंट्री की कहानी है। ये वही वाला पुराना ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन ठीक है, 5 मिनट और सब्र करो, 5 मिनट सब्र करो। ये क्या चीज है जी, 70% of the total asset of ABC merchant have been financed by liability. The total liability of the business were 6 lakh. What is the amount of owner equity? 70% of the total asset of ABC merchant have been financed by liability. Total asset का 70% लायबिलिटी से बना है। क्या बना है, फाइनेंस्ड बाय लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी से बना है, मींस एसेट्स खरीदे हैं लायबिलिटी के जरिए, एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, ऐसे समझ लें। एसेट खरीदे हैं 70% ऑफ टोटल एसेट क्या है, लायबिलिटी के जरिए खरीदे हैं, तो लायबिलिटी के जरिए 70%, लायबिलिटी कितनी है, 6 लाख, 6 लाख का 70% 4,20,000, एसेट डेबिट 6 लाख का 70%, हाँ 6 लाख का 70%, 4,20,000 ही होते हैं ना। एक हिस्सा ये हो गया। वंस अगेन डबल एंट्री, वंस अगेन डबल एंट्री। लायबिलिटी पूरी करनी है 6 मीन्स 180 ये क्रेडिट हुआ, 180 क्या हुआ है, ये क्रेडिट हुआ। डेबिट एंड क्रेडिट की कहानी में 70% ऑफ टोटल एसेट आर फाइनेंस्ड फ्रॉम लायबिलिटी। और आगे क्या कह रहा है,
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओनर इक्विटी, लायबिलिटी, ये क्या कह रहा है, नहीं एमसीक्यू को लेते हैं। 70% ऑफ टोटल एसेट हैव बीन फाइनेंस्ड बाय लायबिलिटीज। टोटल एसेट मालूम किया इससे पहले, हाँ टोटल एसेट पहले मालूम किया कि टोटल एसेट बनते कितने हैं। 0 हाँ टोटल एसेट इंटू 70%, ये मैं उल्टा सोच रहा था। 70% ऑफ टोटल एसेट हैव बीन फाइनेंस्ड बाय लायबिलिटीज। टोटल एसेट का 70% वो लायबिलिटी के जरिए फाइनेंस हो रहा है और लायबिलिटी कितनी है 6 लाख। तो ये वाला इक्वेशन बनेगी टोटल एसेट इंटू 70% 6 लाख, यानी कि टोटल एसेट फिर कितने बनेंगे 857,142 इस इक्वेशन को सॉल्व करके। इसमें से माइनस कर देंगे अकाउंटिंग, इनमें से 6 लाख माइनस कर देंगे तो इक्विटी बच जाएगी और इसे एसेट 857 कितने बने, ये 857 बताइएगा कहाँ से है? हाँ 857 बता देता हूँ बेटा कहाँ से आए, छलांग मार के आ गए थे। बेटा जी कह रहा है, गौर से पढ़िएगा, 70% ऑफ टोटल एसेट। सबसे पहले तो लो 70% ऑफ टोटल एसेट, टोटल एसेट लिखो, इसका 70% लो। ये फाइनेंस बाय लायबिलिटी हुआ है, यानी कि लायबिलिटी इसके जरिए आए हैं। 70% ऑफ टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, ठीक है जी, इसके जरिए हुआ है। तो लायबिलिटी हमारी कितनी है 6 लाख। ये है 70% इंटू टोटल एसेट्स। तो ये 70% इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके क्या होगा डिवाइड होगा। 6 लाख तकसीम 0.70, आंसर लेंगे। टोटल एसेट कितने हो जाएंगे 857,142। अब आ जाओ अकाउंटिंग इक्वेशन में या फिर जर्नल एंट्री पे। एसेट हो गए 857,142, लायबिलिटी हो गई 6 लाख, तो इक्विटी कितनी होगी 2,57,142। ठीक है जी। जी सर। सर वो 30% वाला भी ऐसे ही होना है किधर है दिखाओ तो सही। सर 19 नंबर। अच्छा 19 नंबर। 30% ऑफ टोटल एसेट ऑफ एबीसी मर्चेंट हैव बीन फाइनेंस्ड बाय लायबिलिटी। द टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर 6 लाख। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। ऐसे ही होगा, यहां पे क्या रखोगे 30%। 30% नीचे जाके हिट करेगा, टोटल एसेट कितने बन जाएंगे 20 लाख। एसेट 20 लाख, एसेट डेबिट 20 लाख से, लायबिलिटी 6 लाख से, तो 14 लाख आपकी क्या बन जाएगी इक्विटी बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये उम्मीद है कि जी आपका गलत हुआ होगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है ये भी पता है आपको, नोट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को ये भी पता है। सर ये 24 नंबर। 24 नंबर की फरमाइश आई है जी। 24 नंबर कितने गया 24, ये लें जी 17 भी करवा देते हैं। 24 नंबर जी। एन एसेट वाज परचेज फॉर 1 मिलियन विद द डाउन पेमेंट ऑफ 2 लाख। डाउन पेमेंट कहते हैं फौरी तौर पर पेमेंट करने को, क्या कहते हैं फौरी तौर पर पेमेंट करने को। एंड बिल्स एक्सेप्टेड फॉर 8 लाख। बिल्स एक्सेप्टेड मींस लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली कितने की 8 लाख। What would be the effect on the total asset and total liability in the statement of financial position? एंट्री बनाओ, एंट्री बनाओ। कौन सा एमसीक्यू है जी 24 नंबर। एंट्री, आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिक्स एसेट खरीदा, पीपीई एसेट क्या हो गया डेबिट, कितने से 1 मिलियन से। 1000 लिख लूं
चले पूरा ही लिख देता हूँ, 1 मिलियन से आपने फौरी तौर पर कैश पे कर दिया, कितने का? 2 लाख, और साथ ही आपने लाइबिलिटी बुक कर ली कि आपने पे करना है, कितना? 8 लाख। डन। अब क्वेश्चन देखना है, गौर से पढ़ना है। इसी क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट दूंगा ना तो चेंज हो जाएगा। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन टोटल एसेट, सारे के सारे एसेट पे इंपैक्ट क्या है, एंड टोटल इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बताओ क्या एसेट एक दफा डेबिट हुआ, एक दफा क्रेडिट हुआ? नेट कितना डेबिट हुआ? नेट कितना डेबिट हुआ? 8। टोटल एसेट के ऊपर इंपैक्ट क्या आया? एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ, तो नेट टोटल एसेट कितने बढ़े? 8 लाख से बढ़े। एसेट टोटली कितने बढ़े? 8 लाख से बढ़े, और लायबिलिटी कितनी बढ़ी? 8 लाख से। अगर सिंपल एसेट लिखा होता तो फिर ऑप्शन अगर लिखा होता विद एन एसेट वाज परचेज, अगर हम कह देते यहां पर लिखा होता, मैं चेंज करता, अ प्लांट वाज परचेज फॉर 1 मिलियन विद डाउन पेमेंट ऑफ 2 लाख एंड बिल्स एक्सेप्टेड फॉर 8 लाख, और मैं यहां पर ऑप्शन देखता व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन नॉन करंट एसेट एंड टोटल लायबिलिटीज। अगर मैं क्या कहता, लफ्ज लिखता नॉन करंट एसेट, और एसेट की जगह पे प्लांट लिख देता, एसेट की जगह पे बिल्डिंग लिख देता, तो नॉन करंट एसेट के ऊपर इंपैक्ट क्या आना था? ये है नॉन करंट एसेट, 10 लाख से बढ़ना था, ये 10 लाख से बढ़ना था, और लायबिलिटी 8 लाख से बढ़नी थी, और फिर डेबिट एंड क्रेडिट बराबर भी नजर नहीं आना था। ठीक है, समझ लग गई? तो नॉन करंट क्वेश्चन देखना क्या लिखा हुआ है, उसके मुताबिक जजमेंट करनी है। पहले एंट्री बना लेनी है, फिर देखना है कि कह क्या रहा है, नॉन करंट एसेट के ऊपर बात कर रहा है या टोटल एसेट के ऊपर बात कर रहा है। तो टोटल एसेट के ऊपर बात कर रहा था, दोनों को क्या करना था? नेट ऑफ करना था। ठीक है जी। यहां पे कोई 1 मिलियन और 8 लाख की भी ऑप्शंस हैं। ये मैंने ये लगाई थी और गलत हुई। ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है जी। तो लेकिन मैं यहां पर अगर प्लांट लिखता और यहां पे नॉन करंट एसेट लिखता तो फिर वो वाली ऑप्शन बननी थी। और एक 17 नंबर की फरमाइश आई है, अगर कोई और फरमाइश नहीं आएगी तो लास्ट होगा। कोई और फरमाइश ना करना है, एहसानों को कहेगा कोई और फरमाइश की थी ना किसी ने तो फिर कहना सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, इसका मतलब क्या है? एक या दो, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। इज आर एक या एक से ज्यादा, कौन कौन सी ठीक है? और हैं ही दो। गुड्स टेकन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस रिड्यूस द इक्विटी। ड्राइंग डेबिट कैपिटल क्रेडिट। सही बात। एंट्री बनाओ, गुड्स टेकन बाय द ऑनर फ्रॉम बिजनेस रिड्यूस द इक्विटी। एंट्री बनाओ, एंट्री एंट्री एंट्री। तो गुड्स लिए हैं तो फिर एंट्री तो ड्राइंग्स तो ने तो डेबिट होना है, परचेजेस ने क्रेडिट होना है ना। क्या करना है? परचेजेस ने क्रेडिट होना है। नीचे कोई वो वाली ऑप्शन दी हुई है मैंने, पीरियोडिक सिस्टम की कहानी नहीं दी हुई? अच्छा, यहां पे मुझे अपने साथ लिख लें, ब्रैकेट में लिख लें एज पर पीरियोडिक सिस्टम, और एज पर परपेचुअल सिस्टम कुछ और हो जाएगा सिस्टम। तो ये चीज मुझे बतानी चाहिए थी, लिखना चाहिए था। ठीक है जी, यहां पर लिख लें काइंडली एज पर पीरियोडिक सिस्टम, एज पर
पीरियोडिक सिस्टम, ये मुझे लिखना चाहिए था क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम दोनों चेंज हो जाएंगे, उनका इम्पैक्ट डिफरेंट हो जाएगा। एंट्री क्या होती है जी? ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। ये बताओ ड्राइंग के डेबिट होने से इक्विटी क्या होगी? कम होगी। बोलो जी। हम अमाउंट अज्यूम कर लें, कोई 10 की अमाउंट अज्यूम कर दूं। ये बताएं परचेजिंग के क्रेडिट होने से प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? और क्रेडिट होने से, क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है। परचेजेस के क्रेडिट होने से प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। प्रॉफिट के बढ़ने से कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। कैपिटल के बढ़ने से इक्विटी क्या होगी? तो एक दफा इक्विटी कम हो रही है, एक दफा इक्विटी। परचेजेस के क्रेडिट होने से बेटा, बेटा एंट्री क्या हो रही है? ड्राइंग्स डेबिट साइड पे कर दो। परचेजेस क्रेडिट होने से एक्सपेंस क्या हुआ? ऐसे सोच लो, परचेजेस के क्रेडिट होने से एक्सपेंस क्या हुआ? कम हुआ, बढ़ा हुआ? बढ़ा। एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल बढ़ने से इक्विटी क्या हुई? बढ़ी। तो एक दफा बढ़ी, एक दफा, तो इसका मतलब है इक्विटी के ऊपर इंपैक्ट निल इन पीरियोडिक सिस्टम। इन पीरियोडिक सिस्टम ये वाली एंट्री किसमें होती है? इन पीरियोडिक सिस्टम। बेटा जानी जब परपेचुअल सिस्टम आएगा ना तब पढ़ाऊंगा, तब यही वाला क्वेश्चन लिख लो, अपने पास एनसर्कल करो, सारे एनसर्कल करो, सारे एनसर्कल करो और लिखो कि जनाब ये वाला सर से पूछना है, परपेचुअल सिस्टम होगा तो क्या होगा। और अगर पेपर में इसी तरीके से लिखा होगा तो फिर क्या होगा? वो तो आपकी कहानी है फाइनल पेपर की। अभी मेरी गलती है, इसके ऊपर भी बेशक 2 नंबर बढ़वा लेना जाके। सर को मैम को वीडियो दिखा देना कि यहाँ पे सर की गलती है, सर ने एज पर पीरियोडिक सिस्टम नहीं लिखा हुआ था। वैसे तो अगर पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल ही ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। असल चीज़ है पेपर, उधर मार्क्स बढ़वाना मकसद नहीं है, असल में लर्न करना मकसद है। ठीक है जी। एज पर पीरियोडिक सिस्टम एक दफ़ा इक्विटी बढ़ी, एक दफ़ा कम हुई। सादी सी बात ये लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी हेड होंगे अगर क्रेडिट होंगे प्रॉफिट बढ़ेगा, इक्विटी बढ़ेगी। क्योंकि हमने किस में खेलना है? जनरल एंट्री में खेलना है। ये वाली क्या लंबे वाले क्वेश्चन में एंट्री थी? क्या ड्राइंग्स के अंदर ये वाली एंट्री आई थी या नहीं आई थी? आई थी ना? yes. बोलो आई थी। ये लिखी जानी चाहिए आपकी तरफ से कि नहीं लिखी जानी चाहिए? ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। अब अगला इंपैक्ट देखना है, परचेजेस के क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट के बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ने से इक्विटी बढ़ेगी। इधर से इक्विटी बढ़ी, इधर से इक्विटी कम हुई, तो यानी कि आपस में खत्म हो गया। तो ऑप्शन 1 क्या हुई? इसके मुताबिक रेड्यूस द इक्विटी। असल में हम देखते हैं सिर्फ ड्राइंग्स को, और खाली ड्राइंग्स होती तो काम गड़बड़ होना था। अगर यहीं पे लिखा होता ना गुड्स टेकन नहीं, कैश टेकन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस रेड्यूस द इक्विटी, फिर ठीक था, फिर ठीक था, क्योंकि ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट होना था। तो ड्राइंग्स से डेबिट होने से इक्विटी ने क्या होना था? रेड्यूस ही होना था। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द ऑनर रेजिडेंस पेड बाय द बिजनेस रेड्यूस द इक्विटी। इसकी एंट्री क्या होती है? गौर से पढ़ो। ऑनर की रेजिडेंस क्या बिल पे किया है? बिजनेस से, तो इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। इससे इक्विटी क्या होगी? रेड्यूस ही होगी। लिहाजा ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी अगर यहां पर पीरियोडिक सिस्टम लिखा होगा। जिसका दिल कर रहा है 2829 ना सुनने का वो बेशक चला जाए, जिसका दिल कर रहा है कि यार यस कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया जाए तो 2 मिनट और बैठ जाए, क्योंकि फरमाइश का मैंने कहा है फरमाइशी प्रोग्राम मैंने ख़त्म नहीं करना,
जब तक के बच्चे कहते रहेंगे कि ये वाला करवा दें, ये वाला करवा दें, जब तक कि बाहर से नॉकिंग नहीं होगी मैं नहीं जान छोड़ूंगा, मैं करवाता जाऊंगा। मेरी तरफ से आपको इन ही इन मिलेगा। मींस मैं आपको कॉन्सेप्ट, आप कहेंगे कि सर ये वाला भी करवा दें, मैं वो भी करवा दूंगा अभी, बाद में भी कहेंगे बाद में भी करवा दूंगा, नो टेंशन। लेकिन बाद में हो सकता है आपको पर्सनली मेरे पास आना पड़े। अब घर में बैठे हुए बच्चों का भी तो कुछ भला हो जाएगा ना। अकाउंटिंग, ओ यस अली शेर, अकाउंटिंग क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन कैन बी रिटन एज, किस फॉर्म में लिखा हुआ है? एसेट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग लायबिलिटी, या कि पता नहीं कि कहानी लिख देती है। सबसे पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले क्या करो? अकाउंटिंग क्वेश्चन खुद लिखो। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपने? अकाउंटिंग क्वेश्चन लिख देनी है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या इक्विटी, आपके लेवल के ऊपर, आपके लेवल पर कैपिटल भी ठीक है। अच्छा जी, अब किस फॉर्म में ये कहानी कर रहा है आपने ये देखना है। क्या ये ड्राइंग्स भी लेकर आया है? क्या ये ओपनिंग कैपिटल भी लेकर आया है? क्या ये प्रॉफिट भी लेकर आया है? इसका मतलब है इसने कैपिटल को ना तोड़ा हुआ है। क्या किया हुआ है? कैपिटल को तोड़ा हुआ है। ये वाला, ये इत्तेफाक है, मैंने पहले लिखा हुआ है। उसने ओपनिंग कैपिटल, ऐड प्रॉफिट, ड्राइंग्स लेस करके इस तीन हिस्सों को में लिख दें तो कैपिटल बन जाता है। तो मैं भी क्या करूंगा, इसको तीन हिस्सों में कैपिटल को तोड़ दूंगा। यहीं पे ओपनिंग कैपिटल प्लस 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 प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। क्या कर दिया है मैंने? इधर क्वेश्चन में से देखा है यार, इसने किस तरीके से तोड़ा है इसको। उसने कैपिटल को तोड़ा हुआ है। कल को ये लायबिलिटी को तोड़ सकता है, नॉन करंट करंट कर सकता है। कल को ये एसेट को तोड़ सकता है, करंट नॉन करंट कर सकता है। करंट को मजीद तोड़ सकता है, तोड़ना चाहिए। तो उसने क्या किया? इसको तीन समय तोड़ा है। एसेट और लायबिलिटी एज इट इज इंटैक्ट है। अब आ जाए, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ये हो गया। अब देखना ये है कौन कौन सी इक्वेशन सादिक आती है। सादिक मींस सच साबित होती है। एसेट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा? पहली ऑप्शन क्या होगी? फोर्थ होगी। ओ बेटा अली शेर, इधर देखना यार, उधर देखे जा रहा है, समझ क्या लगेगी? इधर देखो, मैंने क्या कहा? प्रॉफिट इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। पहली ऑप्शन खत्म हो गई। पहली ऑप्शन में प्लस प्रॉफिट लिखा हुआ है। फारिग, पहले इंस्टेंस में फारिग एसेट माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी उधर जाएगी तो माइनस होगी, यहां तक तो ठीक है। माइनस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स उधर जाएगी तो क्या होगी? और बोलो जी, इक्वेशन की दूसरी साइड में जाएगी तो क्या होगी? प्लस होगी। यहां पर ये भी क्या हो गई? फारिग हो गई, गलत हो गई। माइनस ड्राइंग्स हो रही थी ना। एसेट माइनस लायबिलिटी, यहां तक तो ठीक है। माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इधर जाएगा तो माइनस होगा, यहां ये भी ठीक है। प्लस ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स उधर जाएगी तो प्लस ही होगी, ये भी ठीक है। इक्वल टू प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट बच जाएगा। इसका मतलब ये वाली ऑप्शन सही है। समझ लग गई जी? ले जनाब, द बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन इज गिवन बाय द फार्मूला। बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या थी? ये थी ना। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को इसका मतलब क्या कर दिया? उसने तोड़ दिया है। अब जो जो सी चीज लिखी हुई है ना वो लिख दो। इक्विटी लिखा आपने, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी लिखा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कुछ प्लस करना है, इसमें लिखा हुआ है साथ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। सर इधर फिक्स एसेट लिख सकते हैं?
सबर तो करें ना। फिक्स एसेट भी लिख सकते हैं, नॉन करंट एसेट ज़्यादा बेहतर है। सर मैंने फिक्स लिखा था उन्होंने। आपके लेवल पर फिक्स लिख सकते हैं, लेकिन मजीद भी चीज़ें आती हैं। मेन चीज़ क्या है? नॉन करंट एसेट। ये ठीक करवा सकता हूँ? नहीं यार रहने दो, ना करवाओ, गलती नज़र आएगी। क्यों बच्चों? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी दूसरी साइड पे ले आओ, ऐड हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, लायबिलिटीज पूरी हो गई। बोलो जी, ये लायबिलिटी करंट लायबिलिटी इधर ले आए तो लायबिलिटीज पूरी हो गई, इक्विटी और लायबिलिटीज पूरी हो गई। दूसरी साइड पे क्या रह जाना चाहिए? एसेट। एसेट में करंट एसेट मौजूद है, तो दूसरी चीज़ क्या चीज़ है? नॉन करंट एसेट। फिक्स एसेट ना लिखें, रीज़न फिक्स एसेट सिर्फ एक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट बताया था मैंने, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट की कहानी बताई थी। अब बोलो, सिक्योरिटी डिपॉजिट की कहानी बताई थी ना, याद है? याद है ना? हमने जमा करवाई हुई है सिक्योरिटी किसी और को, क्या अगले साल ले लेनी है? वापडा वालों को जमा करवाई नहीं, जब तक वो उनकी सर्विसेज ले रहे हैं तब तक। जब तक सर्विसेज ले रहे हैं तब तक वो वापस, और 20-25 साल तो लेते रहते हो ना, बल्कि जब तक घर खत्म नहीं हो जाता चलता रहता है। कार बेच के आगे चले जाओगे और सिक्योरिटी वापस और देती गई एक साल भी, गोके रिफंडेबल है, गोके रिफंडेबल है। एक बंदा बिजनेस करता है, सिलेंडर का काम, सिलेंडर लेता है, सिलेंडर सिक्योरिटी के तौर पर सिलेंडर के पैसे जमा करवाता है, क्या बिजनेस करता रहेगा? कोई 5-7 साल उसका काम है ना कि यार मैंने ये बिजनेस करते रहना है, और पैसे मैं सिलेंडर के तब लूंगा जब मैं बिजनेस छोड़ूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सिक्योरिटी करंट हुई, नॉन करंट हुई? नॉन करंट हुई। क्या हुई? तो नॉन करंट में सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट नहीं आते हैं, और भी एसेट होते हैं, तो लिहाजा फिक्स लिखना गलत है। नॉन करंट एसेट इज द करंट करेक्ट ऑप्शन लिखना चाहिए आपको, नॉन करंट एसेट। ऐसे करते हैं चीजों को, जो टूटी हुई हैं उनको क्या कर दो, जोड़ दो, खुद लिखो क्या बनती है। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।